दोस्तों, दिसंबर का महीना आते ही नए वर्ष की आहट शुरू हो जाती है और हम में से अधिकांश लोग नए वर्ष के स्वागत के साथ-साथ नए वर्ष में करने के लिए कुछ नए उद्देश्यों का चयन कर लेते हैं, कुछ नए संकल्प ले लेते हैं और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। किंतु इन सब से हटकर एक विद्यार्थी जो आने वाले वर्ष के प्रारंभिक महीनों में ही किसी परीक्षा में शामिल होने जा रहा है, अपना सारा ध्यान अपनी शिक्षा और परीक्षा की तैयारियों पर लगा देता है। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते हैं, उसकी आंखों की नींद गायब हो जाती है और हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। कभी कभी अपनी तैयारियों और परिणाम को लेकर सशंकित होने के कारण उसकी भूख प्यास भी समाप्त होने लगती है और सिर दर्द और दूसरी अन्य शारीरिक समस्याओं से भी वो ग्रसित होने लगता है। क्यों? आखिर क्यों होता है ऐसा? आप किसी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो, ना कि स्वयं का बलिदान करने जा रहे हैं। अक्सर प्रश्न यह उठता है कि परीक्षाएं हमारे लिए बनी हैं या हम परीक्षाओं के लिए बने हैं। सच बात तो यह है कि दोनों ही प्रश्न यथोचित हैं और अपने स्थान पर सही हैं। परीक्षाएं हमारे लिए बनी हैं क्योंकि हम परीक्षाओं में शामिल होते हैं ताकि अपने उस ज्ञान को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकें जो हमारे आदरणीय अध्यापकों द्वारा हमें विगत वर्षों में प्राप्त हुआ है। परीक्षाओं के माध्यम से हमें यही व्यक्त करना रहता है कि जो ज्ञान हमें हमारे गुरुजनों ने कठोर मेहनत और लगन से प्रदान किया है और हमने जिसे रात दिन की कठोर तपस्या द्वारा आत्मसात किया है, वो ज्ञान वास्तव में हमारे आचार और विचार में शामिल हुआ है कि नहीं। हमने उसे व्यवहारिक रूप से अपने अंदर शामिल किया है कि नहीं। हम उसका व्यवहारिक प्रयोग करने में कहाँ तक सक्षम हुए हैं, क्योंकि उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जिसका प्रयोग हम आर्थिक और सामाजिक रूप से ही सही किंतु दूसरों का सहयोग करने के लिए ना कर सकें और स्वजनों की अपेक्षाओं पर खरे न उतर सकें। यदि हम अपने परिवार और जीवन के दायित्वों का निर्वाह करने के योग्य नहीं हो पाते, तो वास्तव में संसार हमारे ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को और हमारी क्षमता को ही संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। अब रही बात यह कि क्या हम परीक्षाओं के लिए बने हैं, तो यह भी निर्विवाद रूप से पूर्णतः सत्य है कि वास्तव में हम परीक्षाओं के लिए बने हैं। पूरा जीवन ही हमारा तमाम तरह की अनंत परीक्षाओं से भरा हुआ है। अगर हम इस संसार में एक सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और अपनी सकारात्मक उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें जीवन की प्रत्येक परीक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होना होगा और वो भी अपने उस ज्ञान और अनुभव के द्वारा जिसे हमने अपने गुरुजनों और परिस्थिति जन्य अनुभवों से प्राप्त किया है। जब जीवन कदम कदम पर परीक्षाओं से भरा हुआ है, तो किसी एक परीक्षा को लेकर हम इतना गंभीर क्यों हैं कि हम अपनी भूख प्यास नींद चैन सुकून सभी कुछ खोने लगे हैं। यदि परीक्षा एक युद्ध है, तो हमें स्वयं को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करना ही होगा। एक भूखा प्यासा बेचैन और व्याकुल योद्धा स्वयं की आंतरिक शक्ति को पूर्णतः केंद्रित कर पाने में विफल होता है और उस आत्मविश्वास को वो कभी नहीं प्राप्त कर सकता जो एक युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक होती है और उस आत्मविश्वास को वो कभी नहीं प्राप्त कर सकता जो एक युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए तो
हमें शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही चाहिए। मैं आपको यह सलाह कभी नहीं देता कि आप अपनी परीक्षाओं और भविष्य को लेकर गंभीर ना हों। गंभीरता आपके विचारों में हो तथा तन और मन उद्देश्य की सफलता के प्रति प्रफुल्लित और आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, तो निश्चय ही आप संसार की हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करने योग्य योग्यता रखते हैं, इसमें संदेह नहीं। परीक्षा छोटी कक्षा की हो या बड़ी कक्षा की, उसकी तैयारी तो हमें पहले से करनी ही पड़ती है और प्रायः सभी विद्यार्थी इस आवश्यकता को महसूस करते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि कुछ विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर इतना गंभीर हो जाते हैं मानो कि उन पर कोई आसमानी आफत आने वाली, जबकि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इसे ही इंग्लिश में एग्जामिनेशन फोबिया कहा जाता है। परीक्षा छोटी हो या बड़ी, तैयारी तो सभी में करनी पड़ती है, परंतु कुछ विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर इतना गंभीर हो जाते हैं मानो कि उन पर कोई आसमानी आफत आने वाली होती है। इसे ही एग्जामिनेशन फोबिया कहते हैं। क्यों होता है एग्जामिनेशन फोबिया? जब हमने विगत वर्षों में तैयारी पूरी की है, सभी विषयों को व्यवहारिक और लिखित रूप से आत्मसात किया है और विगत वर्षों के अनुसार पेपर्स का भी हमने अध्ययन किया है, तो यह स्पष्ट है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इनसे हटकर नहीं आएंगे, बस उनका थोड़ा स्वरूप ही परिवर्तित हो सकता है। यदि हमने विगत वर्षों के अनुसार पेपर का गहराई से अध्ययन किया है और हमने सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी किया है, तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। और फिर हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप ही यदि नए प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रत्येक बच्चा उन्हें ही रट करके वैसे ही उत्तर लिख के चला आएगा। तो ऐसी परीक्षा का तात्पर्य क्या रह जाएगा? ऐसी परीक्षा का अर्थ क्या रह जाएगा? यह बात तो गहराई से समझने वाली है कि जिस प्रकृति के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, यदि वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो परीक्षा में शामिल होने वाला प्रत्येक विद्यार्थी कुछ प्रश्नों के उत्तर कंठस्थ कर लेगा और कॉपी पर वैसा ही उत्तर लिखकर चला आएगा और सफलता प्राप्त कर लेगा। किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। परीक्षक केवल आपकी कंठस्थ शक्ति को ही परखना नहीं चाहता, अर्थात कि वो लर्निंग कैपेसिटी को ही नहीं देखना चाहता, वह केवल आपकी लर्निंग कैपेसिटी को ही नहीं देखना चाहता, वह आपकी तर्क शक्ति अर्थात की लॉजिकल पावर को भी देखना चाहता है और यह जानना चाहता है कि किसी प्रश्न विशेष के उत्तर में आपका एटीट्यूड क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है। यदि आप अपने दृष्टिकोण से आधा भी उसे संतुष्ट कर देते हैं तो विश्वास कीजिए, परीक्षक आपको उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक अवश्य प्रदान कर देगा। असफलता तो केवल उन्हीं विद्यार्थियों के हाथ में लगती है जो परीक्षक को मूर्ख समझने का प्रयास करते हैं और यह सोचते हैं कि वो इधर उधर की कुछ भी बातें उत्तर पुस्तिका में लिख कर चले आएंगे और परीक्षक उन्हें पूर्ण अंक प्रदान कर देगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो परीक्षा का अर्थ ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं जिन्होंने कभी अपनी शिक्षा को गंभीरता से लिया ही नहीं, कभी पुस्तक को उठाकर देखा ही नहीं। उन्हें विद्यार्थी कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो परीक्षा कक्ष के बाहर एकत्रित भीड़ के समान है और परीक्षा कक्ष के अंदर उत्पन्न एक शून्य जिनसे आपकी कोई प्रतियोगिता नहीं। ऐसे लोगों को यदि किसी कारणवश, किसी त्रुटिवश या छलवश सफलता का प्रमाण पत्र मिल भी जाए
तो भी वो एक कागज का टुकड़ा मात्र है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। जो मेज पर पड़ा हुआ उनकी हंसी उड़ाता रहता है और उनसे चीख चीख करके कहता है कि वास्तव में ये योग्यता उनके अपने प्रयासों की नहीं है। उनकी सफलता एक छलावा से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकती, जिसका वो सार्वजनिक रूप से कभी उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण हमें कभी कभी देखने को ही मिल जाते हैं, किंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए, न ही इन्हें देखकर स्वयं के मन में किसी प्रकार की हीन भावना ही लानी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने अपने अध्ययन कार्य को अनावश्यक कभी बाधित नहीं किया और सदैव नियमित रखा, तो इस एग्जामिनेशन फोबिया को अपने मन से निकालने के लिए हम क्या उपाय करें कि परीक्षा अवधि के भीतर या परीक्षा कक्ष के अंदर हमारे मन में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त न हो, क्योंकि दोनों ही दशाओं में हम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संतुष्टि पर उत्तर दे पाने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। और संतुष्टि पर उत्तर न दे पाने के कारण कभी कभी स्वयं को, तो कभी कभी भाग्य को, तो कभी कभी शिक्षा प्रणाली को ही हम कोसने लगते हैं। जबकि थोड़ी सी सावधानी उठा करके हम इन परिस्थितियों को आसानी से टाल सकते हैं, अर्थात इन परिस्थितियों से आसानी से बचा जा सकता है। आइए देखें वो क्या उपाय हैं या वो क्या सावधानियां हैं जिनसे हम एग्जामिनेशन फोबिया को अपने भीतर से निकाल सकते हैं। प्रथम, नोट्स को प्रश्नानुसार तैयार करें और बार बार उनकी हेडिंग्स को उतारें। ऐसा करना जब आपके अभ्यास में आ जाएगा तो उनके उत्तर उत्तर पुस्तिका पर उतारते समय आपके हाथ स्वतः ही हेडिंग्स को लिखने योग्य हो जाएंगे, अर्थात कि वो स्वतः ही हेडिंग को लिखने लगेंगे और विषय वस्तु आपके मस्तिष्क पटल पर अंकित होते हुए आपके हाथों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर छपने लगेगी। दूसरा, गणितीय फार्मूले एवं समीकरण को बार बार लिखने का अभ्यास करें ताकि गलतियों की संभावना नगण्य हो जाए, क्योंकि फार्मूले और समीकरणों के सही होने पर प्रश्नों के हल गलत होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको उनके केवल मान अर्थात वैल्यू का ही प्रतिस्थापन करना है, तो गलतियां होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की हेडिंग्स को उनके पहले अक्षर के नाम के अनुसार कोडिंग करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रश्न के उत्तर में 10 हेडिंग्स है तो आप प्रत्येक हेडिंग के पहले आने वाले एक या दो अक्षर को क्रमानुसार एक रफ पेपर पर अंकित करते जाएं। जैसे बेरोजगारी को बे, कमजोर को कम, अर्थव्यवस्था को अर्थ आदि। इस प्रकार बनने वाले शब्द को आप बार बार बोलते हुए लिखने का अभ्यास करें। ऐसे अभ्यास से परीक्षा कक्ष में आपको उत्तर की संक्षिप्त हेडिंग्स याद आते ही अंदर की विषय वस्तु भी याद आने लगेगी। आपको यह याद आने लगेगा कि आपने इसके अंदर क्या पढ़ा था और आपके लिए उत्तर लिखना आसान हो जाएगा। भाषा संबंधी विषयों को कमतर आंकने का प्रयास कभी न करें। जीवनी, आत्मकथा, गद्य और पद्य का नियमित अध्ययन करें। केवल परीक्षा के समय अध्ययन हेतु विषय मान करके या आसान विषय मान करके निश्चिंत होकर कभी न बैठें। और नेक्स्ट अर्थात पांचवा है, परीक्षा अवधि के दौरान उन अध्यायों को छूने की भूल बिल्कुल भी ना करें जिन्हें आपने अब तक छुआ ही नहीं। उन पर समय नष्ट करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आपकी याददाश्त अर्थात मेमोरी नए और पुराने में भेद करते समय असमंजस की स्थिति में आ जाए और परीक्षा कक्ष में एक लंबा समय आपको इस असमंजस को दूर करने में ही गंवा देना पड़े।
नेक्स्ट अर्थात 6 है, चित्र, आंकड़ों और ग्राफ का प्रयोग काफी सोच समझ कर करें, क्योंकि इनके गलत होने से आपका पूरा उत्तर प्रभावित होने की संभावना हो जाती है। ऐसे उत्तर देने का अभ्यास निरंतर करते रहें और केवल विश्वसनीय सूत्रों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करें। सुने सुना या संभावित आंकड़ों को कापी पर अर्थात उत्तर पुस्तिका पर कभी ना लिखें। नेक्स्ट अर्थात 7 है, हर समय पुस्तक लेकर बैठे न रहें। इससे आपका वातावरण नीरस और बोझिल हो जाएगा। थोड़ा बहुत घूमना फिरना, मनोरंजन करना, हल्का व्यायाम करना और लोगों से मिलना जुलना आदि का क्रम जारी रखें, क्योंकि ऐसा करना आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ और प्रफुल्लित रखेगा और परीक्षा के भय को आपके भीतर से बिल्कुल निकाल देगा। नेक्स्ट अर्थात कि 8वां, याद करने वाले विषयों के लिए ब्रह्मवेला अर्थात प्रातः काल का समय सर्वोत्तम होता है। भोर का शांत वातावरण अध्ययन कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस काल में जो कुछ भी पढ़ा जाए वो आसानी से कंठस्थ हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि और मनीषियों ने भी इसी समय को साधना का सर्वोपयुक्त समय माना है। जल्दी उठने के लिए हमारे लिए जल्दी सोना भी अनिवार्य है और देर रात तक जागने की आदत से हमें बचना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी उत्तम नहीं है। नेक्स्ट, मोबाइल और गैजेट्स का प्रयोग कम से कम करें। अगर हो सके तो परीक्षा अवधि तक इसे पूर्ण रूप से बंद ही कर दें, क्योंकि इनसे निकलने वाले रेडिएशन से आपको अनिद्रा, सिरदर्द और थकान, बेचैनी के साथ साथ अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। अपनी आंखों को प्रत्येक 2 घंटे पर शीतल जल से धोएं, अर्थात कि अपनी आंखों पर शीतल जल के छींटे अवश्य डालें। इससे आपकी आंखों की जो नमी है वो सूखेगी नहीं और आप थकान का अनुभव कम से कम महसूस करेंगे। 10वां अर्थात कि नेक्स्ट है, हर कार्य को शांत तरीके से निपटाएं। बात बात पर क्रोध करना, बेकार की बहसबाजी में पड़ना, घर वालों और दोस्तों के व्यंग और डांट को हृदय से लगाना और स्वयं में तनाव उत्पन्न करना जैसी आदतों से बचना चाहिए। ऐसी बातें आपकी उस बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं जिसकी आपको अध्ययन कार्य के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। अपना खान पान संतुलित रखें, सामान्य और हल्का भोजन करें। तला भुना और गरिष्ठ भोजन आप में आलस उत्पन्न करने के साथ साथ तमाम तरह की शारीरिक व्याधियों को भी बढ़ावा देगा। मौसमी फल, दूध और सूखे मेवे यदि उपलब्ध हो सकें तो बेहतर है। इनसे आप में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। जल का सेवन निरंतर और पर्याप्त मात्रा में करते रहें। गुनगुना एवं सामान्य जल ही ग्रहण करें। ठंडे जल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे आपका रक्त संचार सुदृढ़ होगा और आप हमेशा ताजगी महसूस करेंगे। नेक्स्ट है, अपनी स्टेशनरी और परीक्षा कक्ष में ले जाने वाले आवश्यक प्रपत्र 1-2 दिन पहले से ही तैयार करके रख लें। पहले से उन्हें व्यवस्थित कर ले ताकि भूल चूक की संभावना ही समाप्त हो जाए और परीक्षा देते समय आप किसी भी प्रकार का व्यवधान महसूस ही ना करें। पेन अर्थात कलम एक विद्यार्थी का सबसे अमोघ अस्त्र है, अतः सदैव इसका ध्यान रखें और जहां तक संभव हो सके उसी प्रकार की कलम परीक्षा कक्ष में प्रयोग करें जिसका प्रयोग आप अपने नोट्स बनाने में करते आए हैं। नए प्रकार की कलम से हो सकता है कि आपकी लिखने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाए और आप स्वयं को असहज पाने लगे। तो दोस्तों, ये थी वो सावधानियां, वो बातें जिन्हें
अपना करके हम किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एग्जामिनेशन फोबिया को आसानी से अपने मन से निकाल सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। किंतु यदि आप माता पिता हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी अनावश्यक अपेक्षाएं अपने बच्चों पर न थोपें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे दबाव में आ जाते हैं। दबाव में आने से बच्चों का अध्ययन कार्य प्रभावित होता है। बच्चों को अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान करें। विश्वास करें, आपका सहयोगात्मक और प्रोत्साहनपूर्ण व्यवहार आपके बच्चे के विकास के रास्ते को खोलने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा और साथ साथ वो आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में भी पूर्णतः सक्षम होगा। ध्यान रहे, सूरज, चंदा, तारे, जुगनू सबकी अपनी हस्ती है। जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है।